हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों हम सब ये प्रे कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ईरान की लड़ाई रुके और हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हों और मार्केट्स में भी हमें बड़ी रैली देखने को मिली। लड़ाई रुकी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का हम मार्केट में रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं देखने को मिला। उल्टे यहाँ तो मार्केट में गिरावट होती हुई हमें दिख रही है। खास करके यूएस मार्केट्स नैस्डैक में आप देखें तो पिछले 4-5 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। सो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार्केट्स वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो हम इस आशा में थे कि लड़ाई रुकेगी तो फिर हमें बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी अपमूव हमें देखने को मिला ये एमओयू साइन होने से पहले देखने को मिला, यानी कि वो पहले ही मार्केट में प्राइस्ड इन हो गया। लेकिन अब जब फाइनल डील की बात चल रही है, अगले 60 डेज में फाइनलाइज होना है, उसके एंटिसिपेशन में मार्केट क्यों नहीं चढ़ रहा है, क्यों उल्टे मार्केट प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। इसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है कि मार्केट इस एमओयू को सिर्फ थोड़ा सा ही वेट दे रहा है। उसे पता था कि एमओयू साइन हो जाएगा, तो वो एक उससे होने से पहले रैली हो गई, लेकिन उसे अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये एमओयू टिकेगा, और अगर एमओयू नहीं टिकेगा तो ये डील नहीं टिकेगी और हो सकता है वापस से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई की, क्रूड की, ऑयल की, वो सब दोबारा से सिस्टम में हमें देखने को मिले। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बार बार ईरान के फ्रंट में सीज फायर वायलेशन, एमओयू को वायलेट किया जा रहा है। अभी तक तो इजराइल ही कर रहा था, लेकिन अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ यूएस से खुद कर रहा है। यानी कि यूएस से और ईरान जिनके बीच में एमओयू साइन हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओके, सो क्या अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मेरे पास जो भी डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि हॉर्मुज से ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था, शिप्स पास कर रहे थे, और अचानक से ईरान ने सिंगापुर का फ्लैग लगा हुआ एक शिप था उस पर अटैक कर दिया। वो लीथल अटैक नहीं था, वो इस इंटेंशन से नहीं किया गया था कि शिप को डुबाना है या लोगों को मारना है। इट वॉज अ वार्निंग शॉट। और रीज़न क्या था कि ईरान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी शिप गुजरेगा हमसे कोऑर्डिनेट करके गुजरेगा, और ये शिप ने कोऑर्डिनेट नहीं किया। पहले वार्निंग वगैरह दी गई और फिर ये किया गया। अब इसका रिएक्शन ये हुआ, अमेरिका ने तुरंत जो ईरान के जो भी उसके ऑयल रिजर्व्स थे जो कोस्टल एरिया में, उस पर बम मार दिया। 4 अटैक्स किए, और ट्रंप ने खुद कहा इट्स अ फूलिश वायलेशन, यानी कि उन्होंने ईरान के ऊपर ब्लेम किया। और फिर ऑफिशियली जो उनका सेंटकॉम है उन्होंने भी इसको ऑफिशियली कंफर्म किया, हाँ हमने अटैक किया है। और फिर ईरान ने भी उसका रिटेलिएशन किया। यूएसए की मिलिट्री साइट्स जो गल्फ में थी उस पर अटैक किया और साथ में वार्न किया, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा ब्रॉडर रिस्पॉन्स देंगे। और इसके बाद हॉर्मुज में ईरान ट्रैफिक फ्री फ्लो होने नहीं दे रहा है। 3 शिप्स कम से कम ऐसे हैं जिनको उन्होंने यू टर्न करवा दिया कि नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, यानी कि ऑयल की सप्लाई फिर संकट में। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये एमओयू डेंजर में है, क्या इसकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो 2 बड़े रीजंस हैं जो इस एमओयू के ऊपर एक बड़ा डेंजर साइन मार्क कर रहे हैं। ओके, तो पहला कि ईरान ने शुरू से ये स्टैंड रखा है हॉर्मुज हमारा है, हॉर्मुज विल नेवर गो बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन, यानी कि वहाँ से जो भी गुजरेगा हमारे कोऑर्डिनेशन से, हमारे परमिशन से गुजरेगा, और उसको एक छोटा मोटा टोल भी देना पड़ेगा। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, आप हमसे, हम भी इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे और हमारे बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन है। ईरान ने इसे खारिज कर दिया कि ऐसी कोई लाइन नहीं है, हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल हमारा है, और ये डायरेक्ट जो एमओयू का आर्टिकल 5 है उसका वायलेशन, यानी कि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो गया है। सो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का,
वो हॉर्मुज़ था और वहाँ पर ही वही अब जो है इस डील के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लेबनान का जो एंगल है वहाँ पे भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रही हैं। तो जून 26 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, और उसमें यूएस, ईरान और लेबनान तीनों शामिल थे। सॉरी, यूएस, इजराइल एंड लेबनान तीनों शामिल थे। और ये कहा गया उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कहा गया कि वॉर शुड एंड ऑन ऑल द फ्रंट्स, यानी कि लेबनान में भी लड़ाई रुकनी चाहिए। ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लगातार इजराइल उस पर अटैक कर रहा है और अभी रिसेंटली भी किया है। इस एमओयू के जो दो सबसे बड़े पॉइंट्स थे वो तो नल एंड वॉइड होते हुए दिख रहे हैं। फिर किस बात का एमओयू? अब क्या ये एमओयू डेड है? तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तो डेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये आईसीयू में चला गया है। ओके, आईसीयू एज गुड एज डेड ही होता है। क्योंकि उसके सारी जो भी पॉइंट्स है सब वायलेट हो रहा है। तो किस बात का एमओयू है? यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है कि लोग एक दूसरे के टेस्टिंग लिमिट्स को चेक कर रहे हैं कि कितने हद तक जाता है। 4 मिसाइल मार देते हैं, देखते हैं क्या करता है, और जिस दिन अगला कुछ रिएक्ट नहीं करेगा उस दिन उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये चल रहा है और दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट नहीं है। हम देख रहे हैं अभी कुछ ही दिन हुए हैं ये एमओयू साइन किए हुए, उसके बाद से भी लगातार वायलेशन चल रहा है। चलता है कुछ दिन, फिर ये होता है नहीं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, फिर दोबारा से शांति कर लेते हैं, और फिर होता है। तो ये टिकने के साइन नहीं है। जब दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो ये एग्रीमेंट नहीं चल सकता। 60 दिन का जो क्लॉक है इट्स ऑलरेडी टिकिंग। एक हफ्ता हमने ऑलरेडी पार कर दिया है। एक भी शिपिंग का बड़ा इंसिडेंट होता है तो वो मेजर एस्केलेशन कर सकता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इसलिए अभी तक ये सब कुछ जो मार्केट में प्राइस्ड इन था, अभी प्राइस्ड आउट होता हुआ अगले हफ्ते हमें दिख सकता है। तो इस सब का इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट को पहले से अंदेशा भी हो कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए जो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये तो फ्राइडे के इंसिडेंट्स हैं सारे, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद भी रेपिटेशन हुआ है। यूएसए ने सेकेंड डे भी फायरिंग की है ईरान पे, और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है बहरीन और कुवैत में जो यूएस आर्मी के साइट्स हैं। बहरीन पर भी एक तरीके से अटैक हुआ, यानी कि एक नया कंट्री घुस गया। और बहरीन क्या कह रहा है? इट्स कॉलिंग इट डेंजरस एस्केलेशन। आप समझ सकते हैं, डेंजरस एस्केलेशन। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है अगर हम देखें फ्राइडे के बाद से। अब इसका रिएक्शन देखिए मार्केट में तो अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। मंडे भी इसकी वजह से हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यही फैक्टर नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से ही, इसके एंटिसिपेशन में ही मार्केट गिर रहे थे। एआई के स्टॉक्स खास करके जो प्रेशर में हमें दिख रहे हैं, उसकी दूसरी वजह है। तो पहला रीज़न जो है, जो मार्केट्स वॉर के बाद से मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो एक तो रीज़न हमने डिस्कस किया कि एमओयू आईसीयू में है और किसी को भी ट्रस्ट नहीं था कि ये चलेगा। और दूसरा जो है, ये जो फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अगले हफ्ते उसमें एक और हमें क्या एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है जो इस फियर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। ये जो एआई के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? चिप्स के भी गिर रहे हैं, कई सारे, कुछ गिर रहे हैं कुछ नहीं गिर रहे हैं। मैंने डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर किया। द रीज़न इज़ कि ये सब केपेक्स मांगते हैं, इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। ये फियर है। मार्केट क्यों डर रहा है? मार्केट को क्यों ये डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं? और क्या है वर्स्ट केस? बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और क्या मार्केट में रिएक्शन होगा, इसको हम थोड़ा समझते हैं। इस वक्त अगर देखें यूएसए में
CPI जो है इन्फ्लेशन का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.2% है। इंडियन स्टैंडर्ड से आपको ये छोटा लग रहा होगा, यूएस के स्टैंडर्ड से ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस की जो लिमिट है फेड की वो 2% है। पिछले 4 सालों से वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। सो क्यों मार्केट को डर लग रहा है? क्योंकि जब जब 4% से ऊपर इन्फ्लेशन गया है, मार्केट में तबाही आई है। कितने बार आज तक ऐसा हुआ है? 4 इंस्टेंसेस यूएसए में ऐसे हुए हैं पास्ट में जब ये 4% से ऊपर गया है। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था और मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले हमने 1973, 73, 74 में देखा। उस वक्त भी अरब में ऑयल का क्राइसिस चल रहा था, इजराइल भी उसी कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में था, साथ में यूएस से वियतनाम वॉर भी लड़ रहा था। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। आज भी यूएसए लड़ रहा है, वहाँ पे खर्चा हो रहा है, साथ में ऑयल की प्रॉब्लम चल रही है। तो सिमिलर सिचुएशन, CPI आज 4.2% है, उस वक्त 12% चली गई थी, क्योंकि ऑयल इतना बढ़ रहा था और साथ में इतना ये नोट प्रिंट करके लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5.7% से बढ़ा के 10% तक कर गया। इतना रेट को बढ़ा दिया गया, यूएसए की हिस्ट्री में शायद इतना कभी नहीं गया है। इम्पैक्ट क्या हुआ? S&P 500 33% गिर गया और 21 मंथ्स तक मार्केट प्रेशर में रहे, बेयर रन चलता रहा। ओके, सो अब देख सकते हैं ये इम्पैक्ट। इसके बाद जो सेकेंड टाइम ऐसा हुआ वो था 1978 के बाद। सो 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ था। जो प्रेजेंट रेजीम है उनकी, वो वहाँ पर पावर में आई थी। एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि उससे पहले ईरान एक तरीके से अमेरिका का गुलाम था। सो उस वक्त CPI ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त बढ़त हुई और उसने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। CPI उस वक्त 14.8% तक चला गया। 14.8% यूएसए का इन्फ्लेशन चला गया। अब इसका रिएक्शन फेड ने कैसे दिया? जैसा अभी दे रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट बढ़ा दो, इन्फ्लेशन घट गया तो रेट घटा दो। जैसे अभी ट्रम्प बोल रहे हैं, भाई रेट कट करो, रेट कट करो। उस वक्त भी इस तरीके के मेजर्स हुए थे और इससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब देखिए, 15 साल तक यूएस के मार्केट्स ने फ्लैट रिटर्न्स दिए। क्यों? क्योंकि कोई सॉलिड जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की पॉलिसी फेड की नहीं चल रही थी, टैक्टिकल चल रही थी। एक होता है स्ट्रैटेजिक, आप लॉन्ग टर्म को सोच के करते हैं, और एक आप जो है टैक्टिकल करते हैं, अभी थोड़ा बढ़ा देते हैं, अभी थोड़ा घटा देते हैं। सो फेड की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स में हाफ मेजर्स नहीं चलते हैं। अभी देखिए, फेड का खुद का टारगेट 2% का है। कोविड के आने के बाद से हम तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं कभी। दोबारा से उन्होंने रेट कट्स करने शुरू कर दिए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, कंपनीज़ का प्रेशर है, जो बड़े बड़े लोग जो लॉबिंग करते हैं उनका प्रेशर है, तो वो कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोबारा से वो नौबत आ गई। तो कुछ कुछ वैसे सिचुएशन में हम हैं। तो अगर ये कंट्रोल नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए हम सेलिब्रेट कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। लंबे टाइम तक बड़ा बेयर रन मार्केट में चल सकता है। इसके बाद जो तीसरा इंस्टेंस आता है 1998 में, प्री गल्फ वॉर, जो पहला गल्फ वॉर था, और क्विकली वो वॉर ख़त्म हो गया था। 3 महीने में कुछ बॉम्ब करके यूएसए ने वॉर ख़त्म कर दिया था। तो उस वक्त CPI कितना था? 6.3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6.5%। 6.5% से बढ़ा के 9.75% कर दिया, और करीब 20% मार्केट करेक्शन हुआ। 3 महीने तक भारी सेल ऑफ हुआ। अब ये जल्दी क्यों ख़त्म हो गया? 3 महीने के बाद ही ये सेल ऑफ क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि ऑयल सप्लाई पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। 3 महीने में ही लड़ाई ख़त्म हो गई थी, बाकी जगह से ऑयल आ रहा था, तो जल्दी लड़ाई ख़त्म हो गई। और इसके बाद 2021-23 के आसपास सिमिलर सिचुएशन आई, क्योंकि कोविड के बाद इतना सारा स्टिमुलस दिया गया $5 ट्रिलियन का, और CPI 9% से ऊपर चला गया। ओके, साथ में यूक्रेन वॉर भी चल रहा था, वहाँ पर भी यूएसए उसको फंड कर रहा था। सो इंटरेस्ट रेट को
0% से 5.5% कर दिए गए, 5% का राइज हमें देखने को मिला। और फरवरी 2021 में CPI 4% को क्रॉस किया। तो चूंकि कोविड के टाइम ऑलरेडी मार्केट गिर गया था, उसके 1 साल के बाद ये सिचुएशन आई, तो मार्केट इमीडिएटली नहीं गिरा, थोड़ा ऊपर गया। और फिर करीब 8-9 महीने के बाद आई थिंक जनवरी 2022 से जो मार्केट गिरा, 20% का फॉल हमें देखने को मिला। ओके, सो हर बार हमें वही सिचुएशन देखने को मिली है। और अब हम 2026 में हैं। इस वक्त CPI 4.2% है। ओके, सो यही इन कंपनीज को, मार्केट को डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। साथ में नया फेड चेयरमैन आ गया, ज़्यादातर बोर्ड मेंबर्स ने बोल दिया कि भाई हम तो रेट बढ़ाएंगे और इस साल कम से कम एक रेट हाइक होगा, और सभी बोर्ड मेंबर्स ये कह रहे हैं कि रेट्स को बढ़ाने चाहिए। सो मार्केट इसलिए सहमा हुआ है। अब ये जो पास्ट के एग्जाम्पल्स अगर आपने ध्यान से सुने, तो यहाँ आप एक ऑब्जर्वेशन आपकी हो सकती है कि उस वक्त तो काफ़ी सारा इन्फ्लेशन था, 8%, 6%, अभी तो हम उससे काफ़ी नीचे हैं। सो यही चीज़ समझने वाली है कि आज अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसको 5%, 6%, 7% जाने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तो चलो 5% के आसपास है, उसे बढ़ा के 10-11% करना पड़ेगा। और ये जो फेड का चेयरमैन है, ये हिस्टोरिकली इज़ अ नोन हॉक। सो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये तो नहीं छोड़ेगा, ये तो करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो देखने वाली है कि अगर टाइमली इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो वो आउट ऑफ हैंड चला जाता है, और बड़े कदम जब तक नहीं उठाते हैं इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, तब तक वो कंट्रोल भी नहीं होता है। यानी कि आप अगर सोचो कि मैं थोड़ा बहुत प्लस माइनस करता रहूँ, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लंबे टाइम तक प्रॉब्लम चल सकती है। तो हर केस में हमें नुकसान है यहाँ पे। अगर इमीडिएटली रेट्स को बढ़ाए गए तो भी प्रॉब्लम, अगर रेट्स को नहीं बढ़ाए तो कुछ महीनों के लिए आप सेलिब्रेट कर लोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर टैक्टिकली मूव करते हैं, कभी बढ़ाया कभी घटाया, जैसे हमारा RBI कर रहा है, फिर उसका खामियाजा हमें लंबे टाइम तक भुगतना पड़ेगा। अब अगला हफ्ता क्यों क्रूशियल है और क्यों मार्केट इस वक्त डरे हुए हैं कि पता नहीं अगले हफ्ते क्या हो जाएगा, वो ये है कि थर्सडे को उनका पेरोल का डेटा आने वाला है USA में, नॉन फार्म पेरोल का। मई के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर्स आई थी और उस वक्त भी मार्केट में डिप देखने को मिला था, छोटा मोटा। अब ये जो डेटा आने वाला है जून का, इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि मई के जैसा ही या उससे थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि ये रेट हाइक्स को बढ़ाने का केस और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। और 172,000 के करीब ये डेटा आ सकता है। मई में भी लगभग उतना ही आया था। अगर तो ये इससे ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस इन हो गया मार्केट में, मार्केट को अंदेशा है कि इतना तो आएगा ही। अगर इससे ज़्यादा आ जाता है फिर तो एक बड़ा हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और ध्यान रहे कि US में फ्राइडे को छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे की, सो बड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये डेटा हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आता है, 150 से नीचे आ जाता है, तो ये एक बड़ा रिलीफ भी होगा और फिर बड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। सो अभी तक के जो एस्टिमेट्स हैं तो कम तो आने से रहा। अब ये देखना है कि ये 170,000 जो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उससे कितना ऊपर या कितना नीचे आता है, यही डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये जो दोनों डेवलपमेंट हैं ये अगले हफ्ते मार्केट पर हावी रहेंगी। और मंडे के दिन ये जो ईरान की डेवलपमेंट हुई है, इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आज देखते हैं क्या होता है। आज रात होते होते क्या है, US की तरफ से कुछ सॉफ्ट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि इसमें फर्दर एस्केलेशन हो। अभी तक की जो खबर है आज सवेरे तक की, कि ये तो एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सब कुछ न्यूज़ बेस्ड है, तो देखते हैं। लेकिन अगर ये भी निकल गया तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट वाला,
ये मार्केट के लिए अभी भी बहुत बड़ा डेंजर बना हुआ है और अगले हफ्ते ये पूरे मार्केट को ये नैरेटिव कंट्रोल करेगा और खास करके एआई के स्टॉक्स को करेगा। तो फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट से लिए क्या करना है, फ्राइडे तक ये थर्सडे को हमारे लास्ट मार्केट खुले थे, ये सारा कुछ प्राइस्ड इन था, एमओयू वगैरह, और मार्केट रेंज बाउंड्स थे। लेकिन अब जो ईरान में नया डेवलपमेंट हुआ है ये तो प्राइस्ड इन अभी हुआ नहीं है क्योंकि मार्केट्स क्लोज थे फ्राइडे के दिन भी। सो अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है, लेवल हमने आपके साथ शेयर किए थे। जब तक इससे नीचे मार्केट है तब तक बुलिश पोजीशंस बनाना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होगी और ये पूरा हफ्ता काफ़ी उथल पुथल वाला हो सकता है। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहें, सावधान रहें। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इतनी जल्दी बढ़ेंगे या थोड़े टाइम के बाद बढ़ेंगे? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।